Assalamualaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8. Today it is our 14th lecture on science and our topic is acid rain. पिछले लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एन इन्वायरमेंट पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी पढ़ा था और उसके साथ जो है हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ा था, ओजोन डिप्लेशन भी पढ़ा था। तो जो है आज जो अगला इसका जो है टॉपिक है वो एसिड रेन है। एसिड रेन को अगर उर्फ़ आम में कहा जाए तो ये तेज़ाबी बारिश होती है। अब अमूमन ये होती क्या है, कैसे होती है, तो उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सल्फ़र डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखा हुआ है, अगर देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। इसको मिला के हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र। अब ये जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ऑल में लिखा हुआ है आगे, ऑल आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये जो है एटमॉस्फेयर में जो है मौजूद होती हैं और जैसे जो है फ़िज़ा में मौजूद होती हैं और जो है जैसे ही जो है बारिश होती है या जो है वाटर वेपर्स बन के जो है बादलों की शक्ल अख्तियार करते हैं, तो ये वाटर वेपर्स में या पानी में जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड टर्न इनटू द एसिड्स। और जब ये जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो फिर ये जो है तेज़ाब जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो ये इनकी सूरत अख्तियार कर लेते हैं। और जब ये ज़मीन पर आएंगे तो साफ ज़ाहिर ये जो है तबाही का या नुकसान का बाइस बनेंगे। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दीज पोल्यूटेंट्स इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स। अब ये एनिमल्स पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे, प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे और एंड बिल्डिंग्स और इमारात पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे। अब क्या इफ़ेक्ट्स है? एसिड रेन किल्स द एक्वेटिक लाइफ। अब साफ ज़ाहिर है वो जो है पानी के साथ जो है जो उसमें ये नाइट्रिक एसिड शामिल हो जाएगा या सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो जाएगा, तो जो आबी ज़िंदगी है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। और इसके अलावा जो है डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्रीज़। तो जो है लीव्स, अगर लीव्स को ये तबाह कर देंगे या उसकी जड़ों को तबाह कर देंगे तो साफ ज़ाहिर ये सॉइल से पानी नहीं ले पाएंगे और ये लीव्स जो है खुराक नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह जो है जो है एक्सटेंशन ऑफ लाइफ जो है पैदा हो जाएगी। इट मीन्स कि ये पौधे जो है वो नापैद हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो क्रोड्स द मेटल्स एंड स्टोन्स, मतलब भुरभुरापन पैदा कर देंगे। स्टोन्स का जो है तो वो नरम हो जाएंगे, मेटल्स ख़राब हो जाएंगी। यूज्ड इन द बिल्डिंग, जो इमारतों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जंग भी लग सकता है, दूसरा काम भी हो सकता है। तो ये जो है तबाह करने में एक अहम अदा करती है एसिड रेन। मेक द सॉइल एसिडिक, जो ख़ासियत है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी पैदा हो गई है तो भी नुकसानदेह है और अगर बहुत ज़्यादा बेसिस उसमें आ गए हैं तो भी नुकसानदेह है। मकसद उसको जो है साल्ट या आप उसको कह सकते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए जो है, तो वो फिर जाके जो है ज़मीन में अच्छी फसलें वगैरह होती हैं। अगर ऐसा नहीं है उस इलाके में या उस ज़मीन पर जो है एसिड रेन हो चुकी है या वो बारिश जो हुई है उसके साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल थे और बजाय फ़ायदा देने के वो पानी जो है वो फसलों को नुकसान देगा, ज़मीन को नुकसान देगा। डेंजर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। साफ ज़ाहिर है अब जब तेज़ाबियत है उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी पैदा हो गई है सॉइल में भी, तो वो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं सब के सब नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये भी सॉइल में मौजूद होते हैं और ये अमूमन जो है नाइट्रोजन को, जो कि जहरीली गैस है और हमारी एटमॉस्फेयर में 98% के लगभग भी है ये, तो वो उसको नाइट्रेट्स, मकसद खुराक, न्यूट्रेंट की सूरत में जो है तब्दील कर देते हैं और इस तरह वो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में एक अहम किरदार करते हैं। जब इस किस्म की बारिश इन इलाकों में हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी या ऐसी बारिश जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे जो है तेज़ाब
जो है मौजूद होंगे तो वो जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को जो है वो नुकसान देगा और जो है वो जो है फसल या वो दख्त जो है अपनी नशोनुमा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इफ़ेक्ट्स है, इन्वायरमेंट तब्दील हो जाएगा इससे। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन एक जो है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रीज़ ऑफ द फॉरेस्ट कह सकते हैं, ट्रीज़ कह सकते हैं, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कि इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं उसकी वजह से जो तबाही होती है जंगलात की, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब उमूमन ये होता है कि इंसान जो है जैसी इंसान की ग्रोथ होती है तो वो जो है कल्टिवेटेड एरियाज़ में चेंज करने के लिए जो है ये, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट हैं ये नॉन कल्टिवेटेड एरियाज़ होते हैं और इसको साफ़ करना पड़ता है ताकि वो वहाँ क्रॉप्स अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उगा सके। या फिर ये होता है कि आबादी बढ़ने से ये होता है कि वो उसको जगह की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से भी ऐसी सूरत में भी बहुत से जंगलात को काट देता है और वहाँ पर इमारतें, मकसद रेजिडेंटल फैसिलिटीज़ के लिए और उसके साथ साथ जो है कल्टीवेशन के लिए जो है वो फॉरेस्ट को काट देता है, जो कि बहुत बड़े जो है तबाही का मौजिब बनते हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो जाती है जहाँ से जो है दरख्तों को काट दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट हैं एक तो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को कम करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं, एयर पोल्यूशन को कम करते हैं और जो है एरोजन ऑफ सॉइल जो है उसको कम करते हैं। फर्टिलिटी जो है ज़मीन की उसको बहाल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये चीज़ें जो है और इसके अलावा जो है हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फर्नीचर्स हैं या फ्यूल्स वगैरह हैं, तो इनको भी जो है हम जो है दरख्तों की मदद से जो है ये ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके अलावा जो है मेडिसिन्स के तौर पर भी कुछ हर्ब शर्ब्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब हम उसको कल्टीवेट ही उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको जंगलात को, तो साफ ज़ाहिर है ये सारी सहूलियात एक तो एकदम से जो है इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो वो दरख्त ले रहे थे या ऑक्सीजन दे रहे थे और या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे या दे रहे थे, तो साफ ज़ाहिर है जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ जाएगी। क्योंकि दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही वो इस्तेमाल ख़त्म हो जाएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस इलाके में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ जाएगी, जो मौजब बनती है किसी भी इन्वायरमेंट में उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के का मौजब बनती है और जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट है और इंसान ही जो है इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। अब इफ़ेक्ट्स हैं, अब इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, चेंज द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मकसद थोड़े से के लिए जो है होता है, अगर आप मुकम्मल तौर पर जो है दस्त काट देते हैं, मकसद कुछ भी नहीं छोड़ते, तो वो क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, उसकी आबो हवा भी चेंज हो जाएगी, मौसम भी चेंज हो गया, आबो हवा भी चेंज होगी उसकी। सॉइल एरोजन जो है, जो ज़मीनी कटाव है, जो ऊपर वाली तह है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है नीचे वाली तह की निस्बत, क्योंकि नरम होती है, ज़रात होते हैं। तो वो एक तो जैसे ही उसमें कोई फ्लड आ जाता है तो सब्ज़ दरख्त हैं तो उस फ्लड की रफ्तार को कम कर देंगे, तो सॉइल इरोजन कम से कम होगा अगर दरख्त नहीं है। और दूसरा जो है दरख्त जो है वो ज़मीन को या सॉइल को जो है ना एक इनकी इसकी जो जड़ें अंदर होती हैं वो अस्फंज टाइप हो जाती हैं, मकसद है कि जकड़ लेती हैं जो है वो मिट्टी को या सॉइल को बहने नहीं देती। जब दरख्त काट देंगे तो उसकी फर्टिलिटी ऊपर वाली तह जो है वो पानी के साथ, बारिश का पानी है या वो जो है फ्लड है, फ्लड का पानी है, तो वो उसकी ऊपर वाली तह को बहा ले जाएगा और जो है फसलें जो ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो ख़राब हो जाएंगी। और रिड्यूस द रेट ऑफ द एवोपरेशंस, अगर दरख्त काट दिए जाएँ तो एवोपरेशन का अमल कम से कम हो जाएगा, तो जब कम से कम होगा तो लेस रेन होगी। इट मीन्स के वहाँ पर बारिश की मिक़दार
कम होगी, क्योंकि वेपरेशंस जो वाटर वेपर्स हैं, स्टीम है, वो कम से कम बनेगी, तो उससे बादल भी कम बनेंगे, तो वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होगी। क्योंकि एवेपरेशन जो है का जो अमल है वो पौधों में पत्तों की सतह से होता है, या जो है जो ओपन एरियाज़ हैं, रिवर्स हैं, सीज़ हैं, वहाँ से भी वेपरेशन होता रहता है। तो इस तरह जो है हाई टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है इन्वायरमेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम से कम हो जाएगी, तो उसकी मिकदार बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर उसके इलाके का जो दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, और वहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये था इन्वायरमेंट पर इसका असर। उसके बाद जो अगला जो है पॉइंट है, इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ है क्या। तो ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स, जिसे आपने कल्टीवेट नहीं किया, वो खुद से उगाए, एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और वो जो आप घरों में जानदारों को नहीं रखते, नहीं पालते, ऑफ एन एरिया, किसी भी इलाके के, आर कलेक्टिवली, अगर उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए तो वो वाइल्ड लाइफ कहलाती है। अब क्या होता है, जब दरख्त काट देंगे, जब फॉरेस्ट काट देंगे, तो डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ का मस्कन, उनके रहने की जगह जो है वो तबाह हो जाएगी। जब किसी चीज़ का मस्कन तबाह हो जाता है, या तो वो जो ऑर्गेनिज़म हैं या वो प्लांट्स हैं, या तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और या फिर जो है वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये जो है पहला जो असर होगा डिफॉरेस्टेशंस का ऑन द वाइल्ड लाइफ, वो यही होगा कि उनके हैबिटेट को, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगी। अगला जो है पॉइंट है एक्सटेंक्शंस रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ। मकसद है कि वो नापैद होने का ख़तरा बढ़ जाएगा वाइल्ड लाइफ के लिए। हैबिटेट चेंज हो गया, जब हैबिटेट ख़त्म हो गया, या तो वो इस कुर्रा अर्थ से जो है नापैद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या माइग्रेट कर जाएंगी। तो इट मीन्स कि उनके नापैद होने का ख़तरा बढ़ जाता है। डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, कुदरत की तरफ से नेचुरल बैलेंस होता है कि अगर वाइल्ड लाइफ को देखा जाए, जो है छोटे जानवर बड़े जानवर, छोटे जानवर को बड़े जानवर खाते हैं, उससे बड़े खाते हैं, उससे बड़े खाते हैं, तो एक नेचुरल बैलेंस जो है कायम रहता है। कभी कोई दरख्त जो है, कहीं कोई आग लग जाती है, कहीं कोई जो है फ्लड आ जाता है, कुछ दरख्त गिर जाते हैं, कुछ दोबारा उगाते हैं। तो ये नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, उससे जो है ये भी जो है वाइल्ड लाइफ, या आप जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी असरअंदाज हो सकता है। अब लेक ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो हमें कुदरती तौर पर मिलती हैं, जिसमें नंबर 1 है फॉसल फ्यूल्स है, जिसमें हमारे पास ऑयल है, कोल है, एंड गैस है। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द फॉसल फ्यूल्स। और दूसरे हमारे पास मिनरल्स हैं, और ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, वाटर हैं। ये कुदरत की तरफ से हमें जो है नेमतें हैं, ये कुदरत की तरफ से मिली हुई हैं। तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज का लेक कैसे हो जाएगा? मिनरल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, दरख्तों को आपने काट दिया, ख़त्म कर दिए, एनिमल्स को आपने बेजा उनका शिकार कर लिया, जिससे रोका गया था, पानी को आपने ज़ाय कर दिया। तो इसी तरह ऑयल जो है ऑयल है, कोल है, और गैस है, इसका जो है बेतहाशा इस्तेमाल किया, तो जिसकी वजह से जो है ये जो है दुनिया से नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसमें 2 किस्म के जो है रिसोर्सेज होते हैं। एक को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो है थोड़ा अर्सा में दोबारा उन्हें पैदा किया जा सकता है, जैसे पानी है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें जो है, तो इसमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो वो रिसोर्सेज होती हैं जो थोड़ा ही अरसा में
जो है उसको रीजनरेट किया जा सकता है, जैसे पानी वगैरह है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो इजीली रीजनरेट नहीं हो सकती। उन्हें रीजनरेट होने में जो है बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स इट टुक अ लॉन्ग पीरियड जो है टू रीजनरेट, तो इनको रीजनरेट करने में बहुत सारा अरसा लगता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें जो है कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह अगर इसकी मिसाल हम इस तरह देंगे कि एनर्जी के जो ज़राए हैं उनको भी जो है कम से कम जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे घरों की मिसाल देते हैं तो घरों में जो है बल्ब आप जला के बैठे हुए हैं, और जैसे आप अपना काम ख़त्म करते हैं तो बल्ब ऑफ़ कर दें। और अगर आप नहीं करते तो इट मीन्स कि आप जो है ये रिसोर्सेज को ज़ाय कर रहे हैं, वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। और आने वाले वक्त में वो एनर्जी की जो है कमी हो जाएगी, जिससे नुकसान हो सकता है। ये आज का लेक्चर था। और अब आखिर में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। उसमें जो है ज़्यादा नहीं है काम। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ एसिड रेन? व्हाट इज़ एसिड रेन? दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? और उसके बाद जो है आखिरी चौथा सवाल है, व्हाट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? और पांचवा है, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? एबल रिसोर्सेज। ये आपने सवाल होमवर्क में करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।